नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहां पर बाइलिंगुअल मैनर में कवर करूंगा। और जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि ये जो न्यूज है वो आपकी सारी जो लीडिंग सोर्सेज है वहां से एक्यूमुलेट की जाती हैं, फिर आप लोगों को अवेलेबल कराई जाती है जो आपके लिए सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो आपका यूपीएससी का एग्जाम हो या फिर वो आपका स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या और भी कोई आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित होगी। आगे चलने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज चल रहे हैं जिनके बारे में डिटेल्स आप इन नंबर्स पे कॉल करके जान सकते हैं और उन्हें ज्वाइन करके आप उनका महत्तम लाभ अर्जित कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा करंट अफेयर से जो स्पेसिफिक जो आपका लिंक चैनल है टेलीग्राम का, वो है आपका @ऑनली करंट अफेयर्स चैनल के नाम से है, अगर उसे ज्वाइन नहीं किया आप लोगों ने तो जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी आपकी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं, नोटिफिकेशंस होते हैं, वो वहीं पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आइए आज की हम पहली न्यूज की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आज की जो हमारी फर्स्ट न्यूज है वो आपकी जीएस पेपर 2 से है। बहुत लैंडमार्क जजमेंट है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जो है आपका 1973 का, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर का जो प्रिंसिपल दिया था हमारी जुडिशरी ने, जहां से एक आपका नया दौर जो है, जो नई भूमिका में हमारी माननीय जो आपकी जुडिशरी है वो दिखाई देती है, न्यायपालिका का एक नया जो है रोल वहां से प्ले करना वो स्टार्ट करती है। ठीक है ना, उसको अभी अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इनकी जो है अभी हाल में ही निधन हो गया है, जो स्वामी केशवानंद भारती हैं, है ना, 79 मतलब की एज में उनका निधन हो गया है। कासर गॉड करके एक आश्रम है, वहां पर उनका निधन हुआ है, इसलिए ये जो है रेफरेंस में न्यूज रखी गई है। और जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत था 24 अप्रैल 1973 को जो है वो ऐतिहासिक जो है हिस्टोरिकल जजमेंट दिया गया था। ठीक है ना, तो देखिए जुडिशरी जो है यहां पर जो है सिर्फ यहां की न्यूज मटेरियल को पढ़ना जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों को उससे बेसिक को लिंक करके जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है वो मैं यहां पर आप लोगों को डिक्टेट करता हूं। ठीक है ना, तो अब यहां पर जुडिशरी देखना है, जुडिशरी है क्या, तो वो आपकी डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है। क्या है आपका डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है। जैसे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग देखें तो जो हमारी पार्लियामेंट है और जो एग्जीक्यूटिव है वो आपका सोशल जस्टिस का उसको दिया गया है दायित्व, लेकिन जो न्यायपालिका का बेसिक जो आपका मूल जो उसका कार्य है विवादों का समाधान है। अब चाहे वो आपके विवाद किसके किसके बीच हो, इंडिविजुअल के बीच में हो और आपके स्टेट के बीच में हो, या स्टेट वर्सेस स्टेट के बीच में हो, या आपका यूनियन वर्सेस स्टेट के बीच में हो, है ना, और व्यक्ति व्यक्ति के बीच में जिसमें क्रिमिनल और सिविल दोनों आ जाता है। ठीक है ना, तो जो ये है आपका, ये इसका मेन काम है। अब जो आप बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, जो इस जजमेंट के दौरान जो आपको बिल्कुल इनोवेशन दिखाई देता है, हमारी न्यायपालिका के स्टैंड में बिल्कुल नयापन दिखाई देता, वो है क्या, अगर आप संविधान की व्याख्या का मतलब संविधान की व्याख्या कौन करेगा, उसको जो है एक्सप्लेन कौन करेगा, उसके बारे में व्याख्या कौन करेगा, तो जुडिशरी करेगी। अब जुडिशरी जब हम अपना प्रीएम्बल देखते हैं तो वहां पर लिखा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 368 की जहां बात करेंगे आप, जहां अमेंडमेंट की बात है, संशोधन की, तो संशोधन का जो प्राधिकार है ना वो संसद को है। संसद को क्यों है, क्योंकि आम लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो भारत के नागरिकों का, वो प्रतिनिधित्व कौन करता है, संसद में आप लोगों के बिहाफ में वो आप लोगों को वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो मतलब क्या है कि यहां पर संविधान ने की जो व्याख्या के संदर्भ में केशवानंद भारतीवाद में जो आपका ये केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि संविधान की जब व्याख्या की जाती है तो उसके लिए एसेंस मतलब सोल मतलब संविधान की आत्मा को ध्यान में रखा जाना चाहिए। और उसकी व्याख्या के लिए जो उन्होंने दिया स्पिरिट ऑफ कॉन्स बोला उन्होंने कि संविधान की आत्मा और संदर्भ का जो है बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, और ये जो आपकी संविधान की आत्मा है वो कहां निहित है आपकी, वो प्रीएम्बल में है। ठीक है ना, प्रीएम्बल में है। और वहां पर उन्होंने बोला, जैसे कि उन्होंने एग्जांपल के लिए बोला कि आपकी डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक जो आपका फीचर है ना, शासन का, उसके अलावा जो राष्ट्र की एकता अखंडता है, सेक्युलरिज्म है, तो ऐसे जो बेसिक फीचर्स है उनको उन्होंने बोला कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद उन्होंने बोला कि हालांकि संसद को विधायी शक्ति प्राप्त है, ठीक है ना, और संसदीय जो है उसको शक्ति प्राप्त है कि 368 आर्टिकल के अंतर्गत जो है संविधान में संशोधन जो है वो संसद करेगी। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला यहां संविधान में संशोधन और जो दूसरा टोटल चेंज, दो वर्ड का यूज किया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, एक तो उन मतलब माननीय न्यायपालिका ने, ठीक है ना, तो
उन्होंने बोला कि जो संविधान का संशोधन होता है, अमेंडमेंट, कोई चीज है उसमें अमेंडमेंट कर देना, एक उसको टोटली चेंज कर देना। तो अगर बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत कुछ कोई चीज है और उसको आप अमेंडमेंट करते हो तो वो अमेंडमेंट नहीं है, वो टोटली चेंज हो जाता है। तो पूर्ण परिवर्तन का अधिकार नहीं है आप लोगों को, सिर्फ संशोधन का अधिकार है। ठीक है ना, इस चीज को उन्होंने वहां पर रखा और बोला कि भले ही आपको 2/3 जो है आपका 2/3 बहुमत प्राप्त है, लेकिन इसके बाद भी आप लोग बेसिक स्ट्रक्चर से क्या उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें जो है उन्होंने सीधे सीधे बता दिया कि संसद जो अपनी संविधायी शक्ति है ना, जो विधि बनाने की, उनकी रूल्स बनाने की जो उनको पावर्स दी गई है, उसके अंतर्गत वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में अमेंडमेंट कर सकती हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको उसमें नहीं करेंगी। इसमें कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए थे कि जैसे मतलब क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, जो आपका केशवानंद भारती जो आपका केस है, इसमें बोला गया कि जो 368 में जो आपकी प्रक्रिया वर्णित है, जो प्रोसीजर वहां पर एक्सप्लेन की गई है ना, तो वहां पर केवल प्रोसीजर है या फिर वहां पर पावर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया दोनों का उल्लेख वहां किया गया है, दोनों ही वहां पर क्या किया गया है, ब्रीफ किया गया है। इसके बाद उन्होंने बोला कि जो संसद की जो आपकी लेजिस्लेटिव पावर होती है और आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, इसमें अंतर है कि नहीं, तो उन्होंने बोला हाँ अंतर है। इसके बाद उन्होंने बोला कि संसद की जो आपकी अमेंडमेंट की जो आपकी पावर है वो क्या आपकी असीमित है या सीमित है, तो उन्होंने बोला सीमित है। यहां पर बेसिक स्ट्रक्चर में वो नहीं कर सकते किसी भी तरीके का अमेंडमेंट। और जो इंदिरा गांधी जी के टाइम के समय से आप देखिए, चाहे आप 1951 से ले लिए शंकरी प्रसाद से, फिर आपका गोलकनाथ वाला 1967, तो ये जो पूरे इसमें देखेंगे आप, तो 1973 के पहले जब तक ये जजमेंट नहीं आता तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके पहले कभी भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रद्द नहीं किया था, रद्द नहीं किया था। 9 शेड्यूल के संदर्भ में भी आप लोग सुनते होंगे प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का, वहां पे भी कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये बेसिक चीजें थी। अब हम यहां पर देख लेते हैं कि न्यूज मटेरियल में क्या दिया गया। अब देखिए यहां पे क्या दिया गया, वही चीजें दी गई हैं कि जो डिसीजन दिया गया केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जो है आपका 1973, इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज इट लेड डाउन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन नॉट बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट। ठीक है ना, अब उसमें बहुत सारी चीजें आगे चल के मतलब जुड़ती गई, जैसे रूल ऑफ लॉ है आपका, है ना, तो ये सब चीजें जो है आगे चल के जो है बहुत वृहद दायरा है। क्योंकि जब इसकी व्याख्या किया ना कोर्ट ने, जब जुडिशरी ने, तो उससे पूछा गया कि भैया ये क्या लिमिटेड है, तो बोले नहीं, समय जब समाज के जो मूल्य है सोसाइटी के, समाज की जो नीड है सोसाइटी की, वो चेंज होती रहती है, तो समय के संदर्भ में व्याख्या करेंगे जब समय आएगा कि भैया बेसिक स्ट्रक्चर का क्या क्या पार्ट है। एसेंस के लिए आप समझ लो कि प्रीएम्बल जो है वो आत्मा है और आत्मा के साथ आप खिलवाड़ नहीं करोगे। ठीक है ना, ये नॉर्मल सी चीज है। ये जो बेंच थी आपकी, सबसे बड़ी बेंच थी आज तक की, ये 13 जजेस की बेंच थी। तो मतलब ये होता है कि अब इससे बड़ी बेंच ही उसके डिसीजन को जो है वो ओवर रूल कर सकती है, ये आप लोगों को पता होगा, है ना। इसके बाद जो है ये जो हियरिंग है इस केस में वॉज कंप्लीटेड फॉर अ टोटल ऑफ 68 वर्किंग डेज, मतलब जो है आपके फॉर 6 मंथ्स। देखिए ये सब नहीं पूछेगा कितने दिन में कार्यवाही पूरी हुई, यहां पर इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो आया कैसे। इसके पहले आप 1967 गोलकनाथ देख जाइएगा, उसके पहले जो आपका शंकरी प्रसाद वाला जो केस था केरला वाला, 9 शेड्यूल भी आप लोग देख लीजिएगा, ये हमारे पढ़ने का तरीका होता है। ठीक है ना, इसके बाद जो है यहां पर लिखा गया है कि केशवानंद भारती जो थे 1970 में, उन्होंने जो केरला का जो आपका भूमि सुधार कानून था आपका, ठीक है ना, भूमि सुधार मतलब लैंड रिफॉर्म्स वगैरह चल रहे थे, उसके संदर्भ में उन्होंने वहां पर जो है एक याचिका दी थी, क्योंकि वहां पर रिस्ट्रिक्शंस को इंपोज किया गया था। किसमें, जो आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड था, मतलब जो रिलीजियस आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं उनके प्रबंधन से रिलेटेड था। तो जो केरल भूमि कानून था उसको उन्होंने वहां पे चैलेंज किया था 1970s में, जो आपके केरल भूमि सुधार कानून थे उसको उन्होंने चुनौती दिया। ठीक है ना, तो उसी में जो है सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसमें इंपॉर्टेंट अपना ये बेसिक स्ट्रक्चर वाला प्रिंसिपल दिया है। ठीक है ना, वो आपका आर्टिकल 26 के अंतर्गत जो आप लोग पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में, जो आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ना, जो आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, 29-30 जो है आपका, फिर वो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी से रिलेटेड हो जाएगा आपका। तो ये जो 25 से 28 है उसके अंतर्गत उन्होंने बोला कि भैया यहां पर तो जो आपका मतलब संपत्ति का जो मतलब मैनेजमेंट किया जा रहा है ये आपका, क्योंकि ये मठ के क्या थे, एडनीर जो मठ था ना केरल का, कासरगोड जो जिला है वहां पर, उसके ये प्रमुख संत थे। तो उसी को लेके वहां के प्रबंधन से संदर्भित जो वहां पर कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा था आपका भूमि सुधार कानून से, तो उसको उन्होंने चैलेंज किया था। ठीक है ना, तो इसके बाद जो है यहां पर इस मामले में क्या बताया गया, तो मैंने आपको सब कुछ ब्रीफ कर दिया है। इसमें यह बताया गया कि जो केस था प्राइमरली अबाउट द एक्सटेंट ऑफ पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। वही बात थी कि भैया संविधान को संशोधित करने की पार्लियामेंट की शक्ति क्या सर्वोच्च है,
और मतलब फर्स्ट और लास्ट है। तो इसमें जो रिव्यू किया गया वो 1967 वाला आपका डिसीजन था, जो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, विच रिवर्सिंग अर्लियर वर्डिक्ट्स हैड रूल्ड दैट पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि अब फंडामेंटल राइट्स को उन्होंने बोल दिया कि भैया ये तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, घर की नींव जो है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ऊपर आप क्या कर सकते हो, वहां पर मॉडिफिकेशन कर सकते हो। उसी तरीके का जजमेंट उन्होंने वहां पर दिया। तो इसके बाद जो है सेकंड यहां पर जो कोर्ट ने बोला कि डिसाइड किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो होती है सेवरल अदर अमेंडमेंट्स की, नोटेबली द राइट टू प्रॉपर्टी हैड बीन रिमूव्ड एज अ फंडामेंटल राइट एंड पार्लियामेंट जो है आपकी हैड ऑल्सो गिवन इटसेल्फ द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पास्ड अ लॉ दैट इट कैन नॉट बी रिव्यूड बाय द कोर्ट्स। ठीक है ना, मतलब कई सारे अन्य संशोधनों की जो वैधता थी संवैधानिक संबंधी, उन पर इन्होंने निर्णय दिए। ठीक है ना, उसमें से विशेष रूप से देखेंगे तो जो संपत्ति के अधिकार थे उसको जो है फिर मूल अधिकार से हटा देंगे, आगे चल के देखेंगे। तो यहां से भूमिका चेंज हो रही है आपकी। मेनली चीज वही थी कि जो आपकी अमेंडमेंट की जो पावर है पार्लियामेंट की, तो क्या वहां पर वो जो आर्टिकल 368 में दिया गया है वो असीमित है कि सीमित, जो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन के फॉर्म में बता दिया है। ठीक है ना, तो उन्होंने बोला कि भैया आप संशोधन कर सकते हो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर्स पे नहीं कर सकते हो। ठीक है, और संसद के लिए संविधान के किसी विभाग को संशोधित करने की शक्ति प्रदान की गई है और उसके लिए एक कानून भी पारित किया गया था जिसके तहत यह भी बोला गया था कि न्यायालयों द्वारा इसकी समीक्षा नहीं की जा सकती थी पहले। तो जो है अब तो आज के एम्बिट में आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में सारी चीजें आती हैं। आप आर्टिकल 137 देखते होंगे, आप आर्टिकल 141 न्यूज में देखते होंगे, 142 देखते होंगे आप लोग, है ना, 129 देखते होंगे। तो बहुत पावरफुल है हमारी जुडिशरी। ठीक है ना, और बिल्कुल इंडिपेंडेंटली वो काम भी करती है। तो जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यहां पे पॉलिटिकली, यहां पर जो एक केस रिप्रेजेंट किया गया था, द फाइट फॉर सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जी के टाइम में ये बोला जाता था कि सरकार जो थी उनकी वही सब कुछ थी, तो वो संसद की सर्वोच्चता स्थापित करना चाह रही थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर बोला, मतलब ये बोला कि जो एब्सोल्यूट पावर है पार्लियामेंट की अमेंडिंग, मतलब जो भी अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन की, वो आपकी वैलिड नहीं है। मतलब भैया ये कोई आपकी निरपेक्ष पावर नहीं है, जो मैं बोल रहा हूं सीमित है, उसी को ये अलग टर्म में आपको बता रहे हैं। एज वॉज सीन इन द वर्डिक्ट, जो आपका शंकरी प्रसाद जो वाला जो केस था, आपका शंकरी प्रसाद वाला केस 1951 का था। ठीक है ना, और उसके बाद सज्जन सिंह जी का केस आता है 1965 का। तो 3 ये लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें आप चेंजेस बता सकते हैं। 51, फिर उसके बाद 65, उसके बाद आपका 67 का गोलकनाथ, फिर 73 वाला आप ये, और फिर जैसे आगे चलेंगे तो इंपॉर्टेंट केसेस आपके 78 वाला मानिका गांधी, वहां मानिका गांधी वाला, मेनका गांधी वाला, जिसमें राइट टू लाइफ का एम्बिट जो है लंबा करेंगे, जो अभी तक आके आपका आधार में राइट टू प्राइवेसी तक चला आया है ना। तो इस तरीके से पूरी जो है न्यायपालिका की भूमिका हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किस तरीके से हमारे यहां चेंजेस आया। जैसे 80 से आपका जो है पीआईएल आ जाएगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है। न्यूज मटेरियल पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं कि क्या आर्टिकल आया है, ठीक है, उससे हमको जो है उसके पेरिफेरी के टॉपिक्स को कवर करना है। इसके बाद जो है, इसके बाद के सालों में देखा जाए तो व्हेन द रूलिंग गवर्नमेंट कंटिन्यूड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू सर्व इट्स पॉलिटिकल इंटरेस्ट, इट चेंज्ड इट्स अर्लियर जो डिसीजन था आपका गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ जो आपका पंजाब था, है ना, तो उसमें जो सूट किया गया दैट पार्लियामेंट डिड नॉट हैव द पावर टू मॉडिफाई फंडामेंटल राइट्स। देखिए सीधी सी बात वही है कि जो 1973 में जो दिया गया ना कि बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत है, वहीं से जो है फिर न्यायपालिका शक्तिशाली दिखाई देती है। उसके पहले जो है ऐसा लगता था कि जैसे पपेट रेजिम टाइप का है ना सिस्टम उस टाइम पे, तो वहां से जो है भूमिका बिल्कुल चेंज होती है और फिर संसद की शक्ति को वहां पर सीमित किया जाता है ना। ठीक है, तो इसके बाद जो है यहां पर लिखा गया है कि इसमें जो संवैधानिक जो पीठ थी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, उसने जो वर्डिक्ट दिया था 7-6 से दिया था। आपका 13 जजों की बेंच थी तो उसमें 7-6 के अनुपात में उन्होंने दिया था, जिसमें उन्होंने मूल संरचना में परिवर्तन करने से रोका जाना चाहिए। मतलब ये कि बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकते आप, है ना। इसके बाद जो है कोर्ट ने ये बोला कि जो आर्टिकल 368 है वो प्रोवाइड करती है पावर, है ना, पार्लियामेंट को अमेंड करने की। समथिंग मस्ट रिमेन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन दैट द न्यू अमेंडमेंट वुड चेंज, है ना। इसमें मूल संरचना में बदलाव नहीं कर सकते, सिर्फ उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, संशोधन करने की शक्ति है वहां पर। ये सब मैंने पहले ही डिक्टेट कर दिया है आपको। इसके बाद आप देखेंगे कि जो यहां पर कोर्ट है डिड नॉट डिफाइन बेसिक स्ट्रक्चर। मैंने बताया आपको बेसिक स्ट्रक्चर जो है इन्होंने डिफाइन नहीं किया। इन्होंने बोला समय आने पर जो है जब जरूरत पड़ेगी तो व्याख्या करने का काम जो है न्यायपालिका का है तो हम कर देंगे। इसमें कुछ कुछ जो है आप बेसिक जो चीजें देख सकते हैं, जैसे फेडरलिज्म हो गया, सेक्युलरिज्म हो गया, डेमोक्रेटिक जो भी वैल्यूज हो गई आपकी, है ना, तो ये अभी तक जो है आपके जो बेसिक स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर के अंतर्गत ये माने जाते हैं आपके, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो केशवानंद भारती जो केस था उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो इसके बाद तो और भी इसका एम्बिट जो है लंबा होता चला गया। इसमें सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इसके कारण ही तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है उसी के कारण तो एनजेएसी को स्क्रैप किया था उन्होंने आर्टिकल 50 के थ्रू, आप लोगों को याद होगा। उसके बाद जो है सेक्युलरिज्म भी इसी के अंतर्गत है, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है ना, फ्री और फेयर इलेक्शंस भी आती हैं, वेलफेयर स्टेट, तो बहुत सारी चीजें हैं जो बेसिक में आप सोच सकते हैं। जो आपका एम्बिट है आपका प्रीएम्बल का, उसको आप एक्सटेंड करके देखेंगे तो नॉर्मली आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है, न्यूज जो है ये आपकी, ये जीएस पेपर 2 और 3 दोनों में आएगी आपकी, ठीक है ना। ये आपका हेल्थ और एजुकेशन वाला आपका डोमेन है और योजना में भी आ सकता है आपका, जो इकोनॉमी का पेपर है आपका। तो ये मिड डे मील स्कूल है आपकी, है ना, मतलब मिड डे मील जो आपकी स्कूल की जो योजना है, स्कीम है जो आपकी, है ना, जिसमें आपके प्राइमरी लेवल पे वहां पर क्या उपलब्ध कराया जाता है, भोजन उपलब्ध कराया जाता है। तो इसमें ये रेफरेंस में इसलिए लिया गया है, इसका जो रेफरेंस है, हाल ही में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी जो हैं आपके, जो श्री एम वेंकैया नायडू हैं, उन्होंने बोला कि जो न्यूट्रिशनल लेवल है बच्चों का, जैसे आप वेस्टिंग स्टंटिंग सुनते होंगे, तो उसको एड्रेस करने के लिए और हेल्दी ब्रेन मतलब बनाने के लिए, उनकी जो हेल्थ अच्छी रहे, तो न्यूट्रिशनल जो लेवल है उसमें सुधार लाने के लिए जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है और जो आपका दोपहर का या और लिखा है अथवा जो मध्याह्न का भोजन है, उस योजना में आप उनको दूध दिए जाने का उन्होंने सुझाव दिया है, इसलिए ये यहां पर न्यूज है ना। तो हमारे लिए क्या है कि ये जो चेंज हो रहा है वहां पर न्यूट्रिशंस को वहां पर एड्रेस करने की कोशिश कर रही है सरकार अब, ठीक है ना। तो ये जो योजना है इसके बारे में कुछ जो फैक्ट्स दिए गए हैं यहां पर, जो है ये जो आपकी योजना थी वो 1995 में 15 अगस्त को पूरे देश में इसको लागू किया गया था। और ये जो है आपकी कैसी, आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसका मतलब है कि किसी रेशो में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है दोनों आपके कंट्रीब्यूट करते हैं कि इसमें फंडिंग वगैरह में, ठीक है ना। और इसको जिस नाम से स्टार्ट किया गया था, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन के नाम से स्टार्ट किया गया था। इसके बाद 2004 को जो है इसको रीलॉन्च किया गया और इसको मिड डे मील मतलब स्कीम बोला गया। और ये जो है आपकी किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए एजुकेशन से जुड़ा हुआ है सीधा सीधा, तो ये एचआरडी से आएगा आपका, जो आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसके द्वारा इसका इंप्लीमेंटेशन किया जाता है ना, उसके अंतर्गत आती है ये। और जो है आपका ये जो है आपकी स्कीम है वो क्या गारंटी देगी कि वन मील टू ऑल चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट, जो आपकी गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं, मदरसा हैं आपके, है ना, जो आपके समग्र शिक्षा, जो भी आपके मतलब जो समग्र शिक्षा अभियान वगैरह भी आप लोग सुनते होंगे, तो उसके अंतर्गत जो भी सारे जो आपके समग्र शिक्षा के आयामों के अंतर्गत जो भी आपके गवर्नमेंट के स्कूल्स आएंगे, चाहे उनके द्वारा सहायता प्राप्त हो, उनको वहां पर कवर किया जाएगा, ठीक है ना। और इसमें किस क्लास के बच्चों को कवर किया जाएगा, मतलब कौन से स्टैंडर्ड, तो क्लास 8 तक के स्टूडेंट्स को वहां पर गारंटी दी गई है न्यूट्रिशनल कुक्ड मील एटलीस्ट 200 डेज इन अ ईयर। ये फैक्ट हमको याद रखना है। इसके बाद जो है यहां रेफरेंस लिखा है जो मैंने आपको बता दिया, एम वेंकैया नायडू जी ने जो घोषणा की है उसके लिए, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे कि जो एमडीएम के जो आपके मिड डे मील रूल्स हैं आपके 2015 के, ये इंपॉर्टेंट है। तो उनमें क्या बोला गया था, उसमें पहले तो ये बोला गया था कि जो बच्चों को जो मतलब भोजन है वो केवल स्कूल में परोसा जाएगा, मतलब जो प्लेस ऑफ सर्विंग मील है वो कहां पर, केवल और केवल स्कूल ओनली लिखा गया था उसमें, ठीक है ना। और इसमें मिड डे मील इज नॉट प्रोवाइडेड इन स्कूल ऑन एनी स्कूल डे ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स और एनी अदर रीजन, तो फिर उनको वहां पर पेनाल्टी देंगे और बोलेंगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है शैल पे फूड सिक्योरिटी अलाउंस, वहां भत्ता देना पड़ेगा लगातार आपके आने वाले सक्सीडिंग जो आपके 15th डेज होंगे मंथ के, है ना। तो ये इसलिए ताकि जो है उसमें किसी तरीके की गड़बड़ी ना हो, इसलिए ऐसा जो है योजना के अंतर्गत उन्होंने क्या किया, प्रावधान किया, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे तो जो आपका नेक्स्ट यहां पर दिया गया है, इसमें जो मतलब मील शैल बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डिंग विद द मिड डे मील गाइडलाइंस, यहां पर जो गाइडलाइंस दी जाएगी उसके अनुसार ही उनको वहां पर भोजन बनाना है। और वो आप कौन इशू करेगा उसको, इस जो सेंट्रल गवर्नमेंट है फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो गाइडलाइंस को इशू करेगी, उसी के अनुसार वहां पर खाना बनाना होगा। अभी ये जो आपका खाना होता है वहां का, उसमें जो है एगमार्क क्वालिटी
वाले जो भी सामग्री होगी, है ना, उसी की खरीद की जाएगी। और बच्चों को जब सर्व किया जाएगा स्कूल में, तो उसके पहले उसमें कम से कम एक टीचर हो और जो आपके मेंबर्स हो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और उसमें एटलीस्ट एक टीचर हो, वो सर्व करने से पहले खुद टेस्ट करें कि उसका स्वाद ठीक है, बना ठीक है, मतलब उसके क्वालिटी एश्योरेंस का यहां पर क्या किया गया है, मतलब उसको एश्योर करने के लिए क्वालिटी को और उसके टेस्ट को यहां पर क्या किया गया है, उसका प्रावधान किया गया। उसके बाद क्या कि जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसको मैंडेट किया गया है अंडर द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट जो 2009 का है आपका, शैल ऑल्सो मॉनिटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मिड डे मील स्कीम, ठीक है ना, उसी के अंतर्गत जो है उसी की कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। तो ये नॉर्मल सी चीज है, इसलिए इसको याद रखना है हमको। दूसरी चीज है इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट है, एसएसएमसी बोलते हैं स्टेट स्टीयरिंग कम मॉनिटरिंग कमेटी शैल ओवरसी द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ मैकेनिज्म फॉर मेंटेनेंस ऑफ न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी मील्स। मतलब क्या कि ये जो आपकी कमेटी है स्टीयरिंग कम, जो आपकी मॉनिटरिंग कमेटी है, ये जो न्यूट्रिशनल जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं, पोषण जो मानक है, भोजन की जो क्वालिटी है, उसके रखरखाव के लिए एक मैकेनिज्म बनाएगी और फिर उस योजना की क्या करेगी, इंप्लीमेंटेशन को मॉनिटर करेगी, देखरेख करेगी। अब इसमें जो न्यूट्रिशनल नॉर्म्स की बात की गई है उसके अनुसार बोला गया है आपका कि जो आपका प्राइमरी स्कूल है, ठीक है ना, उसमें जो प्रोवाइड किया जाएगा एटलीस्ट 450 कैलोरीज पर स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, विथ 12 ग्राम उसमें प्रोटीन होगा थ्रू जो आपका मिड डे मील स्कीम है। वाइल द चिल्ड्रन जो है आपके अपर प्राइमरी जो आपका स्कूल है वो कम से कम 700 कैलोरीज लेंगे विथ 20 ग्राम्स जो आपका प्रोटीन है ना, ये एमएचआरडी ने यहां पर बताया है, न्यूट्रिशनल जो स्टैंडर्ड डिसाइड किए। उसके अलावा उन्होंने बोला है कि जो 100 ग्राम्स होगा फूड ग्रेन्स, उसमें 20 ग्राम पल्सेस होंगी, 50 ग्राम वेजिटेबल होगा, 5 ग्राम आपका ऑयल एंड फैट होगा, ठीक है ना, वो जो है आपके उनके भोजन में वहां पर जो है प्राइमरी क्लास वालों को वहां पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद जो उसके ऊपर के स्टैंडर्ड के लोग हैं आपके अपर प्राइमरी वाले, उनको 150 ग्राम फूड ग्रेन्स, उसमें 30 ग्राम आपका प्रोटीन है, मतलब जो पल्सेस है, दाल जो होती है शाकाहारियों का प्रोटीन है वो, उसके बाद जो 75 ग्राम है वो वेजिटेबल्स की बात की गई है, और 7.5 ग्राम जो है आपका फैट और ऑयल की बात की गई है। ये नहीं पूछेगा कि कितने ग्राम है, न्यूज मटेरियल में था इसलिए अपन लोगों ने यहां पर कवर कर लिया। इसके बाद इनकी फाइनेंसिंग कैसी, तो आपको पता है कि ये जो है आपका सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शेयर किया जाता है ना, वो योजना से ही आपको समझ में आ गया। इसके बाद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करती फ्री फूड ग्रेन्स टू द स्टेट्स, है ना, बफर स्टॉक वगैरह के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। तो जो उसके बाद आप देखेंगे यहां पे कि द कॉस्ट ऑफ कुकिंग, जो कुकिंग का जो कॉस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो कॉस्ट लगता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स और पेमेंट ऑफ जो आपका ऑनरेरियम होता है, मतलब जो आपका सहायक जो होते हैं उनके जो मानदेय हो गए, रसोइये जो हो गए, इनको जो आपको जो हेल्पर्स होते हैं उनको कौन शेयर करता है, आपका सेंटर करती है विथ स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जो उसका भुगतान किया जाता है केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य साझा किया जाता है। तो योजना से समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये जो मिड डे मील स्कीम है इंपॉर्टेंट है, इसको देख जाइएगा। अब इसमें डायग्रामेटिक यहां पर रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी यहां पर न्यूज है वो आपकी जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से भी रिलेटेड है, जीएस पेपर 2 से भी है, इंपॉर्टेंट आपका ये सबसे आपका इंपॉर्टेंट जो है इकोनॉमिक जो है आपका क्या है, इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। तो अभी जो है G20 की जो आपकी एनुअल मीटिंग हुई है उनके लीडर्स की, है ना, उसके संदर्भ में यहां पर क्या रखा गया है, इस न्यूज को पुट किया गया है। तो जो ये आपकी वर्चुअल मीटिंग की गई है उसमें 3 जो है आपके एरियाज को इन्होंने हाईलाइट किया है, जिसमें पहला इन्होंने बोला है कि कंटिन्यूएशन आपका जो है एजुकेशन का कैसा रहे, जो अभी आपकी इतनी समस्याएं चल रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है आपकी कोविड के कारण, तो किस तरीके से जो है एजुकेशन में कंटिन्यूएशन बनाए रखा जाए, और जो आपकी जो मतलब बिल्कुल जो आरंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा है उसके बारे में, और उसके अलावा जो तीसरा पॉइंट इन्होंने उठाया है वो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं, शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण। तो इन डोमेन में इन्होंने बोला है कि सबको साथ मिलकर काम करने की जरूरत है, उसके लिए उन्होंने संकल्प लिया है, इसलिए ये न्यूज यहां पर रखी गई है। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि भैया ये जो G20 है आपकी, जो G20 आपकी ग्रुप है आपका, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में हम नॉर्मल जो है इंफॉर्मेशंस को देख लें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, क्यों, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का अगर आप देखेंगे, पूरे वर्ल्ड की आप जो अर्थव्यवस्था देखेंगे तो सबसे जो आपकी फास्ट ग्रोइंग और जो सबसे बड़ी आपकी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके ही ग्रुप को बोला जाता है G20, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि अगर इस पूरे ग्रुप की मतलब जीडीपी को देखें तो जो पूरे वर्ल्ड के जीडीपी के पर्सपेक्शन में देखेंगे, आप पर्सपेक्टिव में देखेंगे, उसके रेफरेंस में देखेंगे, उसके सापेक्ष देखेंगे, तो जो 85% वर्ल्ड की जीडीपी है वो इसके पास है, किसके पास, G20 आप
पूरी की पूरी जो इनके देशों को मिला देंगे तो, और ये विश्व की जो है 2/3 जो है आपकी पॉपुलेशन को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है ना। दूसरी बात ये है कि जो G20 है ये अगर मतलब औपचारिक रूप से देखा जाए तो जो आपका फाइनेंस मार्केट है, वित्तीय बाजार है और जो वैश्विक अर्थव्यवस्था जो शिखर सम्मेलन है उसके रूप में इसको जाना जाता है ना। तो वही लिखा हुआ है यहां पर कि जो आपका ये फास्टेस्ट ग्रोइंग और जो आपकी लार्जेस्ट इकोनॉमीज है वर्ल्ड की, उसको ये रिप्रेजेंट करती है, उसकी ये एनुअल मीटिंग है। इसके जो मेंबर्स है अकाउंट करते हैं 85% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी और 2/3 जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की उसको वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और फॉर्मली अगर देखा जाए तो नोन मतलब इसको किस नाम से जाना जाता है, तो समिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो जो G20 की ओरिजिन हुई वो कहां से हुई, तो 1997 1998 में जब आपका एशियन क्राइसिस होता है, जिसको बोलते हैं एशियन टाइगर, जो आपकी इकोनॉमीज थी, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं थी, जब वहां पर क्या होता है, जब क्रैश आता है, जैसे अभी कोविड के कारण अभी चल रहा है आपका पूरी इकोनॉमी में स्लो डाउन है पूरे वर्ल्ड में, है ना, क्राइसिस की ही स्थिति है, वैसी जो उस समय जो है आपका एशियन क्राइसिस होता है, उसके दौरान ये जो है जरूरत महसूस की गई कि जो आपके पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमीज है, क्योंकि 90s के बाद जो है पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से क्या है, ग्लोबल विलेज वाला कंसेप्ट आ गया, क्योंकि लिबरलाइजेशन आ गया, ग्लोबलाइजेशन आ गया, प्राइवेटाइजेशन आ गया, तो एक जगह अगर कोई क्राइसिस होती है तो उसका जो इंपैक्ट है डोमिनो इफेक्ट में सब जगह पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है, जैसे कोविड का देख रहे हैं आप लोग। तो इसमें जो है इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमीज थी उन्होंने ये सोचा, ये विचार रखा कि जो आपकी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें डिसीजन लेने के लिए जो है एक जो है आपको संस्था बनाने की जरूरत है। इसमें देश की जो है पूरे विश्व की जो इंपॉर्टेंट आपकी इकोनॉमीज हैं वो मिलके वहां पर काम करें, उनके पार्टिसिपेशन की आवश्यकता है, इसलिए जो है ये अस्तित्व में आया। अब इसके बाद आप देखेंगे कि जो G7 आपकी, इसके पहले जो आपकी G7 बनेगी फिर G20, तो G7 जो आपकी फाइनेंस मिनिस्टर्स एग्रीड टू एस्टैब्लिश द G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग इन 1999, तो 1999 में फिर G7 के जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने फिर यहां पर सहमति व्यक्त कर दी कि भैया इसको G20 में कन्वर्ट कर दो। अब जो इसकी प्रेसिडेंसी है G20 की, ठीक है, तो इसका कोई आपका परमानेंट जो है आपका कोई भी परमानेंट जो है स्टाफ नहीं होता, ये याद रखिएगा, है ना। स्टाफ इसका अपना खुद का कुछ भी परमानेंट जो है इंडिविजुअल कोई स्टाफ नहीं होता, और एवरी ईयर इन दिसंबर जो है आपकी वो आपकी क्या होती है, G20 कंट्री जो होती है फ्रॉम अ रोटेटिंग रीजन टेक्स ऑन द प्रेसिडेंसी। तो जो आपका मतलब ऐसा समझिए कि जो क्रमिक रूप से इसकी अध्यक्षता जो है सदस्य देशों के द्वारा की जाती है। नॉर्मल सी है कि इसमें कैसे चेयर करने वाला जो व्यक्ति उसका कैसे चयन किया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे तो जो ये जो आपकी कंट्री है जहां से अभी अध्यक्ष होगा, जैसे किसी देश का अभी जो होगा वहां अध्यक्ष होगा, तो जो अगली आपकी शिखर समिट होने वाली है, नेक्स्ट समिट होने वाली है, उसके लिए जो आयोजन वगैरह है ना, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना, जो करंट के आपके क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं। इसके अलावा इसमें जो है आपके नॉन मेंबर्स को भी मेहमान के तौर पे वहां पे बुलाया जाता है। दे कैन ऑल्सो चूज टू इनवाइट नॉन मेंबर कंट्रीज अलोंग एज गेस्ट के रूप में बुला सकते हैं, वहां पे डिस्कशन कर सकते हैं। इसके बाद जो है G20 की मीटिंग जो है पहली बार जो आपकी हुई थी बर्लिन में हुई थी 1999 में, आफ्टर अ फाइनेंशियल क्राइसिस इन ईस्ट एशिया अफेक्टेड मैनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे तो जो अभी जो हुआ वर्चुअल मीटिंग हुई G20 की एजुकेशन मिनिस्टर्स की, और मतलब वहां पर जो बोला गया उनके द्वारा वो डिस्कस किया गया, अपने शेयर किए गए एक्सपीरियंस को, और मेंबर कंट्रीज को 3 बिंदुओं पे उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि यहां काम करने की जरूरत है, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया। पहला एजुकेशन का कंटिन्यूटी बनाए रखना इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात की इन्होंने, और एक बात की है इन्होंने इंटरनेशनलाइजेशन इन एजुकेशन। तो इसको जो इस बार जो होस्ट किया है, होस्टिंग कंट्री कौन सी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, तो जो आपका सऊदी अरेबिया है उसने 2020 की जो है आपकी मेजबानी कर रहा है वो, ठीक है ना, उसको होस्ट कर रहा है आपका, तो ये याद रखना है। इसके बाद जो इसकी मेंबरशिप है, देखिए अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, और यूके है आपका, यूएसए है, और आपका यूरोपियन यूनियन है उसमें, ठीक है, तो इसको देख जाइएगा, ठीक है। इसके बाद जो है G20 प्लस के बारे में यहां पर लिखा गया है। G20 जो है आपका, देखिए जो G20 प्लस यहां पर लिखा गया है, ये विकासशील जो राष्ट्र है ना आपके, उनको G21, G23, G20 प्लस बोला जाता है। ये आपकी ब्लॉक ऑफ डेवलपिंग नेशंस है विच वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 20th of August 2003। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये जो है आपका G20 की मेजर इकोनॉमी से बिल्कुल
अलग है। क्यों? इसकी जो उत्पत्ति हुई थी आपकी वो मैक्सिको के कानकुन में की गई थी। कानकुन एक शहर है आपका, कानकुन जो आपका समिट वगैरह भी आप लोग सुनते होंगे, एनवायरमेंट में भी पढ़ रखा होगा आप लोगों ने। तो सितंबर 2003 में वहां पर एक बैठक जो है वो बुलाई गई थी, किसकी? WTO की, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये आपकी। और WTO का जो 5th नंबर का आपका मिनिस्टीरियल जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन था उसमें इसकी स्थापना की गई। और इसकी स्थापना का जो मतलब बेस माना जाता है, जो ट्रेस किया जाता है इसके ओरिजिन को, वो ब्राजीलिया जो डिक्लेरेशन साइन किया था फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका में, ठीक है ना। उसके बाद आप ब्रिक्स वगैरह का भी देखते हैं कंसेप्ट आगे चल के। तो इंडिया, ब्राजील और जो है आपका साउथ अफ्रीका जो है, उसने जो वहां पर ब्राजीलिया डिक्लेरेशन दिया था 6 जून 2003 को, उसके संदर्भ में इसकी उत्पत्ति का, ओरिजिन का वहां से संदर्भ लिया जाता है ना, वहां से ओरिजिन मानी जाती है। G20 जो प्लस है आपकी, वो रिस्पॉन्सिबल है 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन की, 26% ऑफ वर्ल्ड के एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट के, क्योंकि ये जो है आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज में ज्यादा इंडल्ज है यहाँ की जो आपकी कंट्रीज है। इसके बाद 70% ऑफ इट्स फार्मर को ये क्या करती हैं, मतलब अपने किसानों को प्रतिनिधित्व प्रदान करती हैं, उनको वहां पर रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस के लिए बता दिया। कुछ यहाँ पर फैक्ट्स थे जो आप देख जाइएगा, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है ये एनजीओ से रिलेटेड है, जीएस पेपर 2 में है ये आपका, है ना। एनजीओ के जो रोल है आपके, सिविल सोसाइटी का रोल है, उसके अंतर्गत है। अभी वापस से एफसीआरए क्लियरेंस जो है आपका, उसके अंतर्गत 6 एनजीओ को क्या कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, इसलिए यहां पर ये न्यूज में है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो एनजीओज होते हैं, जो हमारे यहाँ एनजीओज के लिए जो करंट मैकेनिज्म है, उसको जो है सरकार जो है वो उसको रिस्ट्रक्चर करना चाह रही थी। ये पहले भी आपके करंट में था कि रेगुलेशन जो है आपका एनजीओज का जरूरी है, क्योंकि उनकी फंडिंग का कुछ पता नहीं होता, वो ऑडिट भी नहीं कराते किसी इंडिपेंडेंट बॉडी से, है ना। तो वो सबके कारण कि कहीं टेरर फंडिंग तो नहीं हो रही है, कहीं वो पोस्ट बॉक्स कंपनीज की तरह तो काम नहीं कर रहे हैं हमारे यहाँ, ठीक है ना। मतलब वहां पर कुछ मुद्दे हैं आपके कि सोर्सेज ऑफ फंडिंग कहां से आ रही है, फंड का यूज कहां कर रहे हो, फिर एक्सपेंडिचर कहां कर रहे हो, उसके स्टैंडर्ड्स क्या है आपके, एथिकल ऑडिट वाली क्या चीजें हैं। तो अगर इनका पालन नहीं करते हैं वो, तो फिर उनको क्या कर दिया जाता है, उनको निलंबित कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है। उसमें आपराधिक अभियोग जो है आपकी, मतलब जो आपकी दांडिक कार्यवाही जो है आपकी, है ना, वो भी आपकी वहां पर प्रावधान किए गए एनजीओ से संबंधित। अब एनजीओ को रेगुलेट जो करने के लिए हमारे यहां प्रावधान है, क्या आप लोगों को पता है? एक तो आपका एफसीआरए है, जो आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है आपका, ठीक है, जो आपका क्या है, होम अफेयर्स जिसको डील करती है, होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। दूसरा जो आपका फेमा था, है ना, जो आपने पढ़ा होगा पहले, है ना, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत था। तो उन दोनों को वो क्या कर रही थी, पहले भी बोल रही थी कि इसको रिस्ट्रक्चर किया जाए, इसको गृह मंत्रालय के अंतर्गत लाए, है ना। तो अभी भी जो है यहाँ पर कुछ जो है इरेगुलरिटीज देखी गई हैं, है ना, जो वहां पर अनियमितताएं देखी गई हैं, इरेगुलरिटीज देखी गई हैं, उसके चक्कर में यहाँ पर उनको क्या कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। तो ये जो है आपका 2010 का जो एफसीआरए है, उसके अंतर्गत जो है 6 जो एनजीओज हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है, उनके लाइसेंस को, ठीक है। और इसके लाइसेंस का रद्द होने का मतलब ये है कि जो भी अब मतलब जो एनजीओ है कैन नो लॉन्गर रिसीव फ्रेश फॉरेन फंड्स फ्रॉम डोनर्स पेंडिंग अप्रूव बाय द होम मिनिस्ट्री, ठीक बात है। इसमें क्या है, अब विदेशी धन प्राप्त करने की उनको अपनी जो है वो स्वतंत्रता नहीं रह जाएगी, जो भी लंबित उनके दानदाता वगैरह होंगे, जो डोनर्स होंगे। अब ये जो 6 आपके सरकारी, जो भी आपके गैर सरकारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है इसको, तो ये जो है आपका, इसके अंतर्गत इसका नाम दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें क्रिश्चियन एसोसिएशन है आपका, इसके बाद आपका जो आपका इको सोकोलिस नॉर्थ वेस्टर्न जो गॉस्नर इंजिलिकल है, मणिपुर का है एक जो इंस्टीट्यूट है, एक झारखंड का है आपका, एक जो है राजनांदगांव का है एक, मतलब तो ये जो है ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, किसके किसके जो है वो लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं, है ना। केस स्टडी नहीं पूछेगा हमसे, वहां पर ये पूछेगा कि हमारे यहाँ रेगुलेशन जो है उसकी क्या व्यवस्था है, फिर हमारे यहाँ सरकार का क्या अभी जो है स्टैंड वो क्या है, एनजीओज की हमारे यहाँ कार्य प्रणाली क्या है, किस तरीके की सुधार की जरूरत है ना, और वो किस तरीके से समाज के विकास में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, उसमें एनजीओ का क्या तर्क है और आपका सरकार का क्या तर्क है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे आप बहुत सारे नाम भी सुनते होंगे, जैसे एसर की रिपोर्ट आती है तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कौन सा, जो आपका प्रथम एनजीओ है ना। तो बहुत सारे जो है एनजीओज हैं वो बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं आपके। तो यहां पर जो है आपका जो कुटुंबश्री वगैरह भी आप लोगों ने सुना होगा। तो इसके अलावा जो है आपके जो द 2 अदर ऑर्गेनाइजेशंस
हुज लाइसेंस वर सस्पेंडेड, उसमें एक आपका राजनांदगांव का लेप्रेसी हॉस्पिटल है क्लिनिक्स के नाम से छत्तीसगढ़ में, एक और आपका डॉन बॉस्को ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी है तमिलनाडु को। तो इनके जो रीजन है ना, जो इनके निलंबन के कारण है, वो अभी स्पेसिफाई नहीं किया गवर्नमेंट ने। ये आपके लिए एक पॉइंट है कि भैया कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, बस स्क्रैप कर दिया है। जैसे आप लोगों को पता होगा 2017-18 में जो है भारत में टोटल जो है आपके जो 33 लाख टोटल उस समय एनजीओ थे, उसमें से 3 लाख एनजीओ ही केवल आईटीआर फाइल करते थे। तो उस साल भी बहुत सारे जो है अभी मतलब हाल के वर्षों में ही जो 17-18 के दौरान बहुत सारे एनजीओ को जो है वो कैंसिल किया गया था, सस्पेंड किया गया था उनके लाइसेंस को, ठीक है ना, क्योंकि जो है उनको बोला गया था कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है आपका रेगुलेशन एक्ट, उसके अंतर्गत आप फॉरेन फंडिंग के जो रूल्स हैं उसको वायलेट कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पर वही लिखा भी गया है कि मतलब 2016 में, ठीक है ना, 2016 में 20,000 जो एनजीओस थे उनको कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने वायलेट किया था फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो आपका रेगुलेशन एक्ट है। इसके बाद जो है जो आपके एनजीओस थे आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एफसीआरए लाइसेंस टू रिसीव फॉरेन डोनेशन एंड कंट्रीब्यूशन। तो ये सीधा सा आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि भैया फॉरेन कंट्रीब्यूशन डोनेशन चाहिए तो उसके लिए एफसीआरए के जो भी आपके नॉर्म्स है उनको फॉलो करना पड़ता है, उसके अंतर्गत उनको लाइसेंस दिया जाता है, तभी जब ऑथराइज किया जाएगा तभी ले सकेंगे वो लोग, है ना। जब कैंसिल हो जाएगा तो फिर वो नहीं ले सकते, वही हुआ है यहाँ पर। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपका एफसीआरए 2010 का है उसके अंतर्गत क्या है, तो उसके अंतर्गत ये प्रावधान है कि जो भी आपकी फॉरेन फंडिंग है ना, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में है वो उसके अंतर्गत जो भी रेगुलेशन है वो एफसीआरए एक्ट के थ्रू किया जाएगा और उसको इंप्लीमेंट करेगी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसके बाद जो है ये एक्ट ये इंश्योर करता है कि जो भी आपके प्राप्त करने वाले, जो भी आपके फॉरेन से जो भी आपका कंट्रीब्यूशन जो रिसीव कर रहे हैं उनको जो है वहां पर जो भी आपका पर्पस है, पर्पस जो है उसको वहां पर क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, और जो भी नॉर्म्स है उसको वहां पर उसका पालन करना पड़ेगा। उसके बाद जो है इस एक्ट में ये बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशंस आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ एवरी 5 ईयर्स, तो हर 5 साल में उनको वहां पर रजिस्टर करके फिर वहां से लाइसेंस वगैरह लेना पड़ेगा। उसके अलावा एनजीओ के बारे में बताया गया कि एनजीओ होता क्या है, तो वर्ल्ड वाइड जो एनजीओ का यूज किया जाता है एक ऐसी बॉडी के रूप में, इसको आप सिविल सोसाइटी समझिए ना। देखिए सरकार है और आम लोग हैं, इनके बीच में एक गैप है, इनको फुलफिल करने के लिए किसकी जरूरत है, जिसको कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बोलते हैं। तो एनजीओ का मतलब है कि जो अपने अधिकारों के लिए, अपने हितों के लिए जो है वो सामूहिक हितों के लिए एक ग्रुप में जो है वो काम करना जो है ना, जिसमें सामाजिक कल्याण का पुट हो, जो जनता के अधिकारों के लिए काम करे, वो आपकी एनजीओ होती है लेमैन की लैंग्वेज में, वही लिखा हुआ है यहाँ पर। और ये आपकी क्या है, नॉन गवर्नमेंटल है ना। तो ये जो है आपकी ये नॉट फॉर बिजनेस, मतलब एक ये क्या है, पारंपरिक जो है अलाभकारी है ना, ये मतलब प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई जाती है एनजीओ, है ना। वो बात अलग है कि उससे कुछ और भी पैरेलल जो है वो चीजें रन की जाती हैं, वो उसके ड्रॉबैक्स है, लेकिन इसका जो उद्देश्य है वो यही है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो एनजीओज हैं ये ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स होते हैं दैट आर इन्वॉल्व्ड इन अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज दैट मे हैव चैरिटेबल, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड जो भी आपके अदर इंटरेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं उनको ग्रास रूट जो आपका लेवल है, जो ग्रास रूट लेवल है आपका, तृणमूल जो आपका आधार बोला जाता है जिसको, है ना, जिसको बोलते हैं कि अंतिम पायदान तक जो इंप्लीमेंटेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं ये एनजीओ, वहां पर इनकी भूमिका जो है बहुत ही प्रखर रूप में देखी जाती है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो इंडिया है, इंडिया में एनजीओस कैन बी रजिस्टर्ड अंडर किस किस एक्ट के अंतर्गत इनको जो है क्या किया जाता है, उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। तो आपको पता है कि जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1860 का, उसके अलावा रिलीजियस जो आपका इंडोवमेंट्स एक्ट है 1863 के हैं, ये सब ब्रिटिशर्स के एरा के हैं ये आपके, ठीक है ना। 1861 में हमारे यहाँ इंडियन काउंसिल एक्ट आ रहा है तो 1860 का है ये, एक 1863 का है। उसके अलावा इंडियन ट्रस्ट एक्ट है और भी जो एक्ट्स है उनके अंतर्गत इनको जिस तरीके से वो उनका इंटरेस्ट और आधार होगा जिसके लिए वो वहां पर काम कर रहे होंगे उस आधार पर फिर उनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, ठीक है। और मैंने बताया आपको कि 33 लाख का डेटा जो है अभी ऑथेंटिक है, जो 2009 में एनजीओ की गणना की गई थी। और उसमें से एक फैक्ट ये भी है, आप नोट डाउन कर सकते हैं कि जो इसमें से 33 लाख एनजीओ थे उसमें से सिर्फ 3 लाख एनजीओ ने आईटीआर फाइल किया था, ठीक है ना। तो ये मुद्दा है भारत में। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी, ये आपकी इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई है, ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है आपका। जीएस पेपर 3 में भी जाएगा और जीएस पेपर 1 में भी ओवरलैप होगा, ज्योग्राफी में भी पूछा जा सकता है। तो जो अभी हमारी एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री है उसने ऑर्गेनाइज किया एक वेबिनार और उसमें फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ
क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज को क्या किया, उस ओकेजन को वहां पर क्या किया, मूर्त रूप दिया। तो ये जो गवर्नमेंट है आपकी, ये कमिटेड है रिड्यूस करने के लिए एयर पॉल्यूशन के लेवल को, है ना, जो हमारे यहां 122nd मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज हैं अपनी कंट्री में। तो दिसंबर 2019 में यूएसए की जो आपकी यूएन है, मतलब यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है, उसने अडॉप्ट किया एक रिजोल्यूशन और उसने बोला कि हर साल जो है 7 सितंबर को जो है भैया इस तरीके के दिन को स्टार्ट करेंगे 2020 से। तो इसीलिए ये फर्स्ट एवर डे है जो आपका वर्चुअली जो है वहां पर इस तरीके का अनाउंसमेंट किया गया। अब जो है आपका द डे एम्स टू डिमॉन्स्ट्रेट, अब ये क्यों किया जा रहा होगा, क्योंकि ये आपका एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो एयर की क्वालिटी जो इतनी ज्यादा क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है, पूरे पूरे वर्ल्ड में हो रही है, भारत में भी जो है इसका जो कारण है वो वही है, अर्बनाइजेशन है, ओवर पॉपुलर मतलब पॉपुलेशन है ना, मतलब जनसंख्या का दबाव, कुछ सब चीजें ऐसे समझिए कि एनवायरमेंट की जो कैरिंग कैपेसिटी है, जब उससे ऊपर मानव का हस्तक्षेप हो जाता है तो वो वहां पर डिग्रेडेशन देखा जाता है ना, मल्टी डायमेंशनली। तो यहां पर जो है क्लोजली ये लिंक है एयर क्वालिटी के लिए टू अदर एनवायरमेंटल डेवलपमेंट चैलेंजेस एंड रेज पब्लिक अवेयरनेस रिलेटेड टू एयर क्वालिटी एट ऑल लेवल्स। तो जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी जो है ये आपकी क्या है, ये आपकी जो ये डे बनाने का जो मोटिव है वो यही है कि जो एयर पॉल्यूशन है, एयर क्वालिटी है ना, एयर क्वालिटी के बारे में और एयर पॉल्यूशन को रोकने के आयामों के बारे में जो है आपका कम्युनिटी पार्टिसिपेशन किया जाए और संबंधित लोगों के अंदर जन जागरूकता को बढ़ाया जाए, है ना, और उनकी चुनौतियां जो है और उनकी जो गुणवत्ता है उसके संदर्भ में भी उनको बताया जाए और उनकी चुनौतियों को क्या किया जाए, उनको जो है कम किया जाए, मिटिगेट किया जा सके। जैसे आप BS4 सुन रहे थे तो फिर उसके बाद BS6 स्टैंडर्ड आ गया आपका, एक तरीके से यूरो स्टैंडर्ड है ये, है ना, तो इससे जो है कम पॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। पर्टिकुलेट जो डीजल आपका फिल्टर होता है इसमें, है ना, दो चीजें होती हैं, ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे हम लोग, एनवायरमेंट का कोई टॉपिक आएगा तो उसमें वहां पर अपन ब्रीफ करेंगे, टाइम ज्यादा हो जाता है। तो जो आपका BS6 स्टैंडर्ड है उसको भी भारत ने अडॉप्ट किया, इसीलिए ना किया है, और कंट्री ने उसमें जो है क्वालिटी पेट्रोल और डीजल हैव बीन प्रोवाइडेड, तो विच इज एन इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव टू फाइट पॉल्यूशन। तो गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में ये बता रहे हैं, जैसे आप लोग NCAP वगैरह सुनते होंगे, एयर क्वालिटी इंडेक्स सुनते होंगे, सफर इंडेक्स सुनते होंगे, ये सब क्या है आपके, हैं, ये सब जो है आपके हमारे यहाँ भारत देश की जो भारत सरकार के इनिशिएटिव है, ठीक है ना। तो इस साल की जो थीम थी 2020 की वो क्या थी, क्लीन एयर फॉर ऑल। आजकल जो है आपकी ये थीम वगैरह भी पूछ लेते हैं UPSC में, तो आप एक बार देख जाइएगा, वैसे नॉर्मल सी है, याद हो जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे कुछ और एफर्ट्स के बारे में बताया है। तो 2014 में एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया गया था और ये अभी वर्तमान में जो लेवल ऑफ पोल्यूशन होता है आपका उसके बारे में बताता है, जिसमें 8 पैरामीटर्स को लिया जाता है, जिसमें ग्राउंड लेवल ओजोन से लेके जो एयर बॉर्न आपके पार्टिकल्स हैं जैसे PM10, PM2.5, इस सब की बात कर रहे हैं, आर द 2 पॉल्यूटेंट्स दैट पोज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द ह्यूमन हेल्थ इन इंडिया, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है आपका जनवरी 2019 में NCAP जो है नेशनल क्लीन जो आपका क्या है एयर प्रोग्राम जो है आपका, उसको लॉन्च किया गया, किस लिए, फिर एयर पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, और उसमें टारगेट डिसाइड किया गया कि भैया PM10 जो आपके पार्टिकल्स हैं और PM जो आपके 2.5 पार्टिकल्स हैं, इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है इसको 30% जो है हम रिड्यूस करेंगे, कब तक, 2024 तक, 2024 तक, और बेस ईयर क्या बनाया इन्होंने, 2017 का। अब जो अभी जो है हमारे यहां पॉल्यूशन में, एयर पॉल्यूशन के संदर्भ में किस तरीके के सजेशंस दिए जा रहे हैं, तो कुछ यहां पर पॉइंट्स दिए गए हैं, आप अपने से भी लिख सकते हैं उसमें। ये जो जैसे अब मान लीजिए कि कोई जो शहर होता है वो पूरी तरीके से हर क्षेत्र में बराबर रूप से तो प्रदूषित होता नहीं, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा होता है आपका, ठीक है ना। जहां पे ग्रीनरी होगी, है ना, जहां पर ग्रीन बेल्ट होगा तो वो क्या करेगा, एनवायरमेंटल जो आपका डिग्रेडेशन है उसको मिटिगेट करता है वो वहां पर, ठीक है ना। जहां पे भी ग्रीन बेल्ट होगा, जहां पे इंडस्ट्री होगी वो ज्यादा पॉल्यूटेड होगा, तो भैया जहां पर ज्यादा पॉल्यूशन है और जहां कम पॉल्यूशन है तो एक जैसे पूरे जो है यूनिफॉर्म लेवल पे यूनिवर्सलाइजेशन करके वहां पर सुधार ना किया जाए, स्पेसिफिक एरिया वाइज वहां पर सुधार किया जाए, तो उससे पैसों में भी बचत होगी, समय की भी बचत होगी, ऊर्जा की भी बचत होगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। वही यहां पर बताया जा रहा है कि हॉट स्पॉट्स को आप क्या करो, सिटीज में आइडेंटिफाई कर लो और फिर डिस्पर्स करो उस हिसाब से फंड को सॉल्यूशन के लिए, ठीक है ना, जो आइडेंटिफाइड आपके एरियाज होंगे। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो आपका इलेक्ट्रिकल, जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो आपके, है ना, जो विद्युत चालित आपके वाहन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है आपके, उसके लिए जो है
आपको पता है नीति भी लाई गई है, प्रमोट भी किया जा रहा है ना। तो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है उसको इंकरेज किया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी आपको क्या किया जाए, मतलब इतना मॉडर्नाइज किया जाए, उसमें जो है आपका इलेक्ट्रिकल जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसका यूज किया जाए और लोगों को भी उससे अवेयर कराया जाए, ताकि उनके अंदर एक एटीट्यूड बने कि भैया हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करेंगे, अपनी पर्सनल कार से नहीं करेंगे। तो जो आपका जो एयर पोल्यूशन है वो ऑलरेडी कम हो जाएगा आपका। सबसे ज्यादा जो है जो आपका प्रदूषण है वाहनों से भी बहुत ही ज्यादा जो है आपका प्रदूषण होता है। इसके बाद जो है वेस्ट मैनेजमेंट की इन्होंने बात की है, तो इन्होंने बोला कि उसमें जो वेस्ट मैनेजमेंट हमारे यहाँ होता है वो ज्यादा से ज्यादा जो आप तरीका देखेंगे ना इनफॉर्मल सेक्टर से हो जाता है, तो उसको फॉर्मलाइज करने की बात है ना। रूल्स भी है उनके लिए जो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, तो ऑगमेंटिंग वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, पेविंग रोड्स टू मेक देम डस्ट फ्री, इंपोजिंग स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स on industry and ensuring that they switch to cleaner फ्यूल्स। ठीक है, नॉर्मल सी चीजें हैं ये जो यहां पर लिखा गया है। इसके अलावा जो है हवा को साफ रखने के लिए लोगों का पार्टिसिपेशन सबसे जरूरी है, पीपल्स पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन वो मस्ट है आपके लिए। कार पूलिंग और यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है मस्ट बी प्रमोटेड। इसके अलावा आप भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है कहीं रियल एस्टेट का आप देखते हैं, तो वहां पर जो भी आपके मटेरियल है जो बिल्डिंग को बनाने में लगते हैं उसको बोला जाता है कि कंस्ट्रक्शन के टाइम पे उनको ढक के रखा जाए, वरना वो उड़ते हैं और वो जो है कण वहां पर मिलकर वायु को प्रदूषित करते हैं। उसके अलावा आप देखते हैं कि जो पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी साइड जो आप प्रदूषण देखते हैं ठंडी के टाइम पे, जो आपका क्या है पराली जलाने वाला जो आपका केस आता है, तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी बहुत सारी नीतियां चल रही, उसको भी यहां कोट कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ेंगे। और ये आपका नेशनल बायो फार्मा मिशन है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों लॉन्च किया गया है, क्योंकि ये डेडिकेटेड है टू डिलीवर अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स इन द कंट्री, है ना, विद द एम ऑफ इंप्रूविंग द हेल्थ स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। इट इज एन इंडस्ट्रिया एकेडमिया जो आपका कोलैबोरेटिव मिशन है, किस लिए, एक्सेलरेट करने के लिए जो आपका फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट है हमारे भारत देश में। देखिए इसमें जो मेन आपका कीवर्ड है वो इंडस्ट्री एकेडमिया, मतलब इंडस्ट्री को जो है एकेडमी तक लेकर जाके लिंक करना, ताकि वहां से इनोवेशन निकल के आए और हमारे यहां जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्वालिटेटिव भी हो जाए और अफोर्डेबल भी हो जाए। आप जेनरिक दवाइयों के संदर्भ में सुनते होंगे हमेशा आईपीआर वगैरह के मुद्दे में, डब्ल्यूटीओ के वो इशू बना रहता है। ठीक है, तो ये जो मिशन है आपका, ये इसीलिए क्या हुआ कि जो स्वास्थ्य मानकों में सुधार के उद्देश्य से और जो अफोर्डेबल प्राइसेस में लोगों को जो है दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए इसको जो है लॉन्च किया गया। ठीक है, और इसमें जो है इसका की फीचर जो है उद्योग और शैक्षणिक सहयोग है, और इसमें 2017 में इसको 1700 लिखा है यहां पर, 2017 में मतलब 2017 में 1500 करोड़ है ये, है ना, ध्यान दीजिएगा 1500 करोड़ है, ये आपका 1500 करोड़ है। 2017 में इसको लॉन्च किया गया था, और ये जो है आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा को फंडेड है, वो भी 50% फंडिंग आपकी वर्ल्ड बैंक की तरफ से लोन के रूप में मिला हुआ है ना। तो ये जो है इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है, बिराक के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ये जो आपकी काउंसिल है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल बोलते हैं इसको। इस मिशन के तहत आप देखेंगे तो जो बायोटेक्नोलॉजी जो आपका क्षेत्र है, सेक्टर है, वहां पर जो है आपका एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना जिसमें प्रमोट किया जा सके किसको, एंटरप्रेन्योरशिप को, और इंडिजेनियस जो आपका मैन्युफैक्चरिंग, फिर आत्मनिर्भर भारत, फिर मेक इन इंडिया, हर जगह दिखाई देगा आपको बायोफार्मा सेक्टर में। उसको प्रमोट करने के लिए इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया है, जो आपका इनोवेट इन इंडिया i3 है। याद रखिएगा यही इंपॉर्टेंट है। इसी मिशन के अंतर्गत जो है अभी आपका ये जो i3 है, आपका i3 जो है योजना लॉन्च की गई है। क्यों, क्योंकि वहां पर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जा सके जिसके द्वारा एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जा सके और मैन्युफैक्चरिंग जो है स्वदेशी स्तर पे किया जा सके। ठीक है ना, बायोफार्मा सेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सेल्फ रिलायंस की जरूरत है ना, इसलिए। इसके बाद जो आप देखेंगे कि जो नेशनल आपकी जो मतलब जो आपकी नैदानिक मतलब जो टीकाकरण वगैरह करती है, इम्यूनो जो आपकी जेनिसिटी है एंड बायोलॉजिक्स इवैल्यूएशन सेंटर है, वो करेगी आपकी फॉर एसेसिंग, क्या करती है वो, एसेसिंग क्लिनिकल जो आपकी इम्यूनोजेनिसिटी होती है किसकी, वायरल वैक्सीन्स की, वाज इनॉग्रेटेड वर्चुअली रिसेंटली। तो अभी अभी उसका इनॉग्रेशन हुआ है और इसको एस्टैब्लिश किया है किसके द्वारा, ज्वाइंटली किया गया है भारतीय विद्यापीठ जो यूनिवर्सिटी है थ्रू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट जो है उसकी इंटरैक्टिव रिसर्च स्कूल फॉर हेल्थ अफेयर्स जो है आपकी, और बिराक जो डीबीटी के अंतर्गत आती है ना, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये काउंसिल आती है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थ्रू जो आपका है नेशनल बायोफार्मा मिशन। कंटेक्चुअल चीज है, देख जाइएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो जो आपकी बिराक जो आपकी काउंसिल है उसके बारे में लिखा गया है। तो जो ये आपकी
नॉन प्रॉफिट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, सबसे पहले ये जान लीजिए, ये आपकी डीबीटी के अंतर्गत आती है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत इसको एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है ना। तो ये इसके बारे में जो है इंपॉर्टेंट जानकारी। इसके अलावा ये करती क्या है, तो ये एक तरीके का इंटरफेस है, किसके लिए, एंटरप्राइज टू एम्पावर एमर्जिंग जो आपकी बायोटेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेस हैं उनको कंडक्ट करने के लिए, स्ट्रैटेजिक रिसर्च और इनोवेशन के लिए, मीटिंग नेशनली रेलिवेंट जो आपके प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स है। मतलब समझिए कि जो बायोटेक्नोलॉजी जो आपके एंटरप्राइजेस है उनको सशक्त बनाने के लिए ये एक इंटरफेस क्या है, उद्यम है, जो आपका जो भी आपका प्रासंगिक उत्पाद होगा, समय की जो जरूरत होगी और जो विकास के संदर्भ जो आवश्यकता होगी उसको पूरा करने के लिए ये वहां पर स्ट्रैटेजिक R&D भी करेगी, इनोवेशन को वो वहां पर प्रमोट भी करेगी, ठीक है ना। उसके लिए वो एक इंटरफेस क्या है, उद्यम है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है वो MCQ का पार्ट है हमारा, और इसमें जो पहला MCQ आज फ्रेम किया गया है वो इंदिरा गांधी जो पीस प्राइज है उसके बारे में है। तो पहले स्टेटमेंट में लिखा गया है, बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो पहला लिखा गया है कि जो आपका ये पीस प्राइज है, आपका इंदिरा गांधी पीस प्राइज, वो आपका पीस, डिसआर्मामेंट और डेवलपमेंट, ठीक है ना, उसके लिए वो जो है आपकी प्रधानमंत्री जो थी हमारी इंदिरा गांधी जी, उनकी मेमोरी पे इसको बनाया गया था 1986 में एक ट्रस्ट के थ्रू, ठीक है ना, उनके नाम पर। और ये जो है इसके अंतर्गत मॉनेटरी अवार्ड दिया जाता है 25 लाख रुपए का, और उसके साथ ही आपका क्या दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो बिल्कुल ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा ये कि ये दिया किसको जाता है, तो इंडिविजुअल्स को भी दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशंस को भी दिया जाता है ना, जो ऐसा कार्य कर रहे हैं, जो एंश्योर कर रहे हो इंटरनेशनल पीस को, डेवलपमेंट को, एंश्योर कर रहे हो ऐसी साइंटिफिक डिस्कवरीज को जो आपकी यूज करके फर्दर स्कोप जो है उसका फ्रीडम और बेटर ह्यूमैनिटी के लिए किया जा सके, एंड क्रिएटिंग न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ठीक है ना, इसके लिए दिया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। लास्ट जो स्टेटमेंट है, अभी सर डेविड जो आपके एटनबरो हैं, जो ब्रॉडकास्टर हैं आपके, उनको जो है अभी जो है हाल में 2019 का इंदिरा गांधी पीस जो है प्राइज वो उससे सम्मानित किया गया था, ठीक है ना, 2019 के। तो जो ऑल ऑफ द अबव होगा इसका आंसर डी में लिखा हुआ है सभी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये गुरुप्रिया ब्रिज के बारे में है। तो ये जो गुरुप्रिया ब्रिज है आपका, ये कहां बनाया गया है, तो उड़ीसा में बनाया गया है। इसका इनॉग्रेशन 2018 में किया गया था, गुरुप्रिया रिवर के ऊपर ही किया गया है ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे तो ये कनेक्ट करता है आपके 151 विलेजेस को, जो रिमोट एरियाज थे, जो आपके कट ऑफ एरिया थे आपके, है ना, बाली मेला रिजर्वायर है वहां पर, ठीक है ना, वो लिखा हुआ है अंडर द चित्राकोंडा जो ब्लॉक है टू द मेन लैंड इन, जो आपकी वो मेन लैंड है जो है ना मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट से, उसको वो क्या करता है, कनेक्ट करता है। 151 गांवों की जो है वो मुख्य भूमि से जोड़ता है, 9 ब्लॉक्स की, है ना। तो ये कट ऑफ एरिया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। द रीजन दैट वाज वंस आइडेंटिफाइड एज द कट ऑफ एरिया इज नाउ नोन एज स्वाभिमान अंचल, इसलिए उसको अब स्वाभिमान अंचल के नाम से जाना जाता है जब से ये आपका ब्रिज का निर्माण हो गया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट है कि जो फाउंडेशन स्टोन था इस ब्रिज का, वो किसके द्वारा मतलब रखा गया था, तो वो आपके चीफ मिनिस्टर जो जानकी वल्लभ पटनायक थे, उन्होंने 1986 में रखा था। तो ऑल ऑफ द अबव इसका भी सही होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव है। इन्फॉर्मेटिव आपका क्वेश्चन था ये, आपका इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच। आज के वीडियो को हम यहीं विराम देंगे। अच्छे से पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।